अब कहानी पर वापस आते हैं। डैरिल अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और क्रॉसबो लेकर फेडरेशन से निकल पड़ा। वह नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ता रहा। करीब 6 महीने बाद डैरिल अमेरिका के सबसे उत्तरी इलाके मेन राज्य के समुद्री तट तक पहुंच गया, लेकिन रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया था। वह अपनी प्यारी बाइक को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसे पैदल ही धक्का देकर ले जाने लगा। तभी पीछे से अचानक इंजन की तेज आवाज सुनाई दी। डैरिल तुरंत रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने हाथ में चाकू निकाल लिया। अगर आने वाले लोगों ने कोई गलत हरकत की तो डैरिल उन्हें वहीं खत्म करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। कुछ ही देर में गाड़ी उसके पास आकर रुकी। एक अधेड़ उम्र का आदमी गाड़ी से बाहर निकला। दोनों ने एक दूसरे को ध्यान से देखा। कुछ देर तक सवाल जवाब और जांच पड़ताल चलती रही। आखिरकार दोनों को समझ आ गया कि सामने वाला दुश्मन नहीं है। वह आदमी डैरिल को एक ठिकाने पर ले गया और बताया कि यहाँ जाकर अपनी जगह ढूंढकर बैठ जाओ। अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो बदले में तुम्हें पेट्रोल मिलेगा। डैरिल अंदर गया तो वहां एक बड़े गोदाम में तरह तरह के मरम्मत के सामान और पेट्रोल से भरे कई बड़े ड्रम रखे हुए थे। सबसे अंदर एक कमरे में एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। लग रहा था कि वही इस पूरे ठिकाने का प्रभारी है। डैरिल ने अपना बैग नीचे रखा और एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि आसपास कई लोग पहले से बैठे हुए हैं। शायद वे सभी उसी की तरह किसी काम के बदले पेट्रोल लेने आए थे। उनमें से बीच में बैठे 3 आदमी आपस में एक टीम लग रहे थे। वहीं एक कम उम्र का लड़का बाकी लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। वह मासूमियत से अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर बाकी लोगों को दिखाने लगा, लेकिन वहां बैठे अनुभवी लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी एक आवाज ने उनकी बातचीत रोक दी। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। कुछ ही देर में सभी लोग वहां जमा हो गए। तभी उन्हें बताया गया कि रास्ते में मिला वह आदमी असल में एक हेडहंटर था। उसका काम ऐसे लोगों को ढूंढना था जो खतरनाक काम करने में सक्षम हो। यहाँ काम बिल्कुल साफ था। उन्हें जिंदा जॉम्बीज पकड़ कर लाने थे। जितने ज्यादा जॉम्बीज पकड़ोगे उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। खास तौर पर उन जॉम्बीज को पकड़ने पर ज्यादा फायदा था जो अभी अभी संक्रमित होकर बदले थे। ऐसा लग रहा था कि यह संगठन काफी व्यवस्थित तरीके से काम करता है। उन्होंने एक और नियम साफ कर दिया। किसी भी बाउंटी हंटर के बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए और किसी से लूटपाट करना तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। ठिकाने का प्रभारी भी उम्मीद से ज्यादा शांत और समझदार निकला, इसलिए लोगों की नाराजगी भी धीरे धीरे खत्म हो गई। सबने अपने हथियार उठाए और मिशन के लिए निकलने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन वह कम उम्र का लड़का अभी भी परेशान था। उसने एक अनुभवी बूढ़े आदमी की टीम में शामिल होने की गुहार लगाई, लेकिन उस आदमी ने उसे साफ मना कर दिया। वहीं डैरिल तो हमेशा से अकेले काम करने का आदी था। उसे किसी टीम की जरूरत ही नहीं थी। करीब आधे घंटे बाद डैरिल जंगल के अंदर पहुंचा। उसने पहले सीटी बजाई। आवाज सुनकर आसपास मौजूद जॉम्बीज उसकी तरफ आने लगे। जैसे ही वे सही दूरी पर पहुंचे, डैरिल ने बिना समय गंवाए हमला कर दिया। उसने क्रॉसबो से एक तीर चलाया। तीर पहले जॉम्बी के शरीर को पार करता हुआ पीछे खड़े दूसरे जॉम्बी में जा घुसा। दोनों एक ही तीर से फंस गए। डैरिल ने तुरंत रस्सी खींची और दोनों जॉम्बीज को पास के पेड़ से मजबूती से बांध दिया। इसके बाद उसने नुकीली लकड़ी निकाली और उसे जॉम्बी के चेहरे में घुसा दिया। इससे वे उसे काट नहीं सकते थे। शाम होने तक कुछ पुराने खिलाड़ी वापस कैंप में लौट आए। उन्होंने भी अच्छा काम किया था। उनकी टीम कुल 5 जॉम्बीज पकड़कर लाई थी। अपनी सफलता देखकर उनके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। बाकी कर्मचारी पकड़े गए। सभी जॉम्बीज को एक एक करके बड़े कंटेनरों में डालने लगे, लेकिन उन्हें आखिर इन जॉम्बीज के साथ करना क्या था ये अभी किसी को नहीं पता था। तभी डैरिल भी वापस लौट आया, लेकिन उसका नजारा देखकर पूरा कैंप हैरान रह गया। उसके पीछे 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों जॉम्बीज थे। वह अकेला ही बाकी अनुभवी लोगों की टीम से 2 गुने से भी ज्यादा जॉम्बीज पकड़ लाया था। सभी लोग उसे देखकर दंग रह गए। उन अनुभवी लोगों के मन में भी यही सवाल चल रहा था, आखिर यह आदमी आया कहां से है। वहीं वह कम उम्र का लड़का डैरिल को देखकर पूरी तरह प्रभावित हो गया। आज वह खुद एक भी जॉम्बी नहीं पकड़ पाया था। जब सभी जॉम्बीज को कंटेनरों में रख दिया गया तो वहां मौजूद काले दाढ़ी वाले प्रभारी ने डैरिल को बिना किसी बहस के एक खाली ड्रम दे दिया। यानी अब वह अपनी मेहनत के बदले पेट्रोल ले सकता था। तभी वही कम उम्र का लड़का दौड़ता हुआ डैरिल के पास आया। वह चाहता था कि डैरिल उसे अपने साथ काम करने का मौका दे। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए वह झूठ बोलने लगा कि उसने भी आज दर्जनों जॉम्बीज पकड़ लिए थे। बस गलती से वे सभी भाग गए। डैरिल ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए अपना पेट्रोल लेना और जल्द से जल्द घर लौटना ज्यादा जरूरी था। रात हो गई। डैरिल अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भर रहा था। तभी उसने देखा कि दिन में उससे मना किया गया वह लड़का दोबारा उन्हीं अनुभवी लोगों के पास पहुंच गया था। वह उनसे विनती कर रहा था कि उसे अपनी टीम में शामिल कर लें। लग रहा था कि बेचारा अब सच में मजबूर हो चुका था, लेकिन उन पुराने खिलाड़ियों का रवैया बेहद घमंडी था। वे किसी नौसिखिए को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन सीधे मना करने के बजाय उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर उनमें से एक ने उसे लकड़ियां काटने का काम दे दिया। उससे कहा गया कि अगर वह रात भर उनके लिए आग जला कर रखे और यह सुनिश्चित करे कि आग बुझने न पाए तो शायद वे उसे कुछ पेट्रोल देने के बारे में सोच सकते हैं। लड़के को अच्छी
अच्छी तरह समझ आ गया था कि शायद ये लोग सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल पाने के लिए उसके पास इस वक्त कोई और रास्ता भी नहीं था। आखिरकार उसे मजबूरी में उस आदमी की बात माननी पड़ी। वह चुपचाप लकड़ियां काटने लगा, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि उसे जंगल में रहने या काम करने का कोई अनुभव नहीं था। साधारण सी लकड़ी काटना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। काफी देर तक यह सब देखने के बाद डैरिल से रहा नहीं गया। वह उसके पास गया और बोला कि कुल्हाड़ी उसे दो। फिर उसने उसे सही तरीके से ताकत लगाने और वार करने का तरीका समझाया। डैरिल की मदद से वह लड़का धीरे धीरे लकड़ी काटना सीख गया। कुछ देर बाद डैरिल ने उससे पूछा कि आखिर वह अकेला इतनी दूर कैसे आ गया। तब उस लड़के ने अपनी पूरी कहानी बताई। वह पास के एक बंदरगाह में रहता था, लेकिन उसके ससुर ने उसकी गर्लफ्रेंड को घर में कैद कर रखा था। इसीलिए वह पर्याप्त ईंधन इकट्ठा करना चाहता था ताकि अपनी प्रेमिका को लेकर वहां से भाग सके। उसका सपना था कि वह अपनी प्रेमिका के साथ बहुत दूर कैलिफोर्निया चला जाए और वहां एक नई जिंदगी शुरू करे। तभी डैरिल की नजर कैंप में रखे एक संचार उपकरण पर पड़ी। उसे देखकर उसके मन में एक ख्याल आया। वह उस लड़के से इजाजत लेकर तुरंत गोदाम के अंदर चला गया। किसी तरह उसने संचार उपकरण इस्तेमाल करने की अनुमति ले ली, लेकिन सिग्नल बेहद खराब था। डैरिल ने दूर फेडरेशन में मौजूद कैरल से संपर्क करने की कोशिश की। उसने कई बार कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ तेज इलेक्ट्रिक आवाज सुनाई दे रही थी। डैरिल लगभग हार मान चुका था। तभी अचानक रेडियो से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कैरल थी। डैरिल ने राहत की सांस ली और दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बात करते रहे। डैरिल ने बताया कि वह इस समय अमेरिका के समुद्री तट पर है और कुछ ईंधन इकट्ठा कर रहा है। उसने कैरल से कहा कि वह लगभग एक हफ्ते में वापस फेडरेशन पहुंच जाएगा। कैरल भी उससे मिलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी रेडियो का सिग्नल अचानक कट गया। डैरिल ने कई बार कैरल को पुकारा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिर क्या हुआ। अगली सुबह डैरिल ने अपना सामान बांधा और फेडरेशन वापस लौटने की तैयारी करने लगा, लेकिन निकलने से पहले उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी जिससे वह पिछली रात मिला था। अब वह लड़का जिंदा नहीं था, वह एक वॉकर बन चुका था और कुछ पुराने शिकारी उसे अपने शिकार के तौर पर लेकर आए थे। डैरिल तुरंत उनके पास गया और पूछा कि आखिर यह सब कैसे हुआ। सफेद दाढ़ी वाले आदमी ने बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा कि जब वह बाहर गया था तब तक वह लड़का पहले ही वॉकर बन चुका था, लेकिन डैरिल उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। उसकी नजर लड़के की गर्दन पर गई। वहां रस्सी से दबने का साफ निशान था। डैरिल समझ गया कि इस लड़के को वॉकर ने नहीं मारा था, बल्कि इन लोगों ने ही ईंधन हासिल करने के लिए उसकी हत्या की थी। जब सफेद दाढ़ी वाला आदमी लगातार झूठ बोलता रहा तो डैरिल ने गुस्से में उसे एक जोरदार मुक्का मार दिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। तभी कैंप का मैनेजर वहां पहुंचा और दोनों को अलग कर दिया। डैरिल ने गुस्से में पूरी बात बताई कि इन लोगों ने ईंधन के लिए उस लड़के की हत्या की है, लेकिन कैंप के अधिकारियों को सच्चाई से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ उनके नियम थे और उनके नियम के मुताबिक लड़ाई करने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा मिलनी थी। कुछ ही देर बाद सुरक्षा गार्डों ने डैरिल और उस सफेद दाढ़ी वाले आदमी को पकड़ लिया और कैंप से बाहर ले गए। रात होते होते दोनों को एक बड़े जहाज पर पहुंचा दिया गया। डैरिल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे यहाँ क्यों लाया गया है। उसे तो लगा था कि सिर्फ लड़ाई करने की वजह से उसे थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे वह जहाज के अंदर आगे बढ़ा उसकी आंखें खुलती चली गईं। जहाज पर जगह जगह बड़े बड़े कंटेनर रखे थे। चारों तरफ सुरक्षा गार्ड तैनात थे। ऊपर की तरफ कई छोटी नावें और बचाव वाली नौकाएं भी रखी थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ कंटेनरों के अंदर वॉकर बंद थे। कहीं बोतलों में अजीब तरह के पदार्थ रखे थे तो कहीं वॉकरों को लोहे के पिंजरों में बंद किया गया था। उन पर अलग अलग निर्देश लिखे हुए थे। डैरिल को तुरंत समझ आ गया कि ये लोग सिर्फ वॉकर पकड़ नहीं रहे थे, बल्कि उनके साथ किसी तरह का प्रयोग किया जा रहा था। अब डैरिल खुद उनके कब्जे में था, इसलिए वह बिना पूरी स्थिति समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। क्योंकि सामने बहुत सारे हथियार बंद लोग थे, वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वह जहाज के दूसरे हिस्से में पहुंचा, जहां उसने कई और इंसानों को कैद देखा। यह देखकर डैरिल और भी ज्यादा हैरान रह गया। आखिर ये लोग कौन थे और इस जहाज पर क्या चल रहा था? डैरिल को अभी इसका कोई जवाब नहीं मिला था, लेकिन तभी एक गार्ड की नजर उसकी जैकेट पर पड़ी। गार्ड को उसकी जैकेट पसंद आ गई और उसने बिना कुछ सोचे उसे डैरिल के शरीर से उतार लिया। डैरिल ने कुछ नहीं कहा। वह जैकेट उसके लिए खास थी क्योंकि उसे जूडिथ ने अपने हाथों से ठीक किया था। फिर भी डैरिल ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह सीधे कैदियों वाली जगह में चला गया। दूसरी तरफ सफेद दाढ़ी वाला आदमी लगातार विरोध कर रहा था और चिल्ला रहा था कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन गार्ड उससे फ्रेंच भाषा में बात कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पा रहे थे। डैरिल ने यह सब देखकर मन ही मन सोचा कि वह आखिर किस मुसीबत में फंस गया है। कुछ ही देर बाद जहाज ने बंदरगाह छोड़ दिया। रात के अंधेरे में वह विशाल जहाज धीरे धीरे समुद्र की गहराई की ओर बढ़ने लगा और डैरिल को अभी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस जहाज पर उसका सामना किस भयानक रहस्य से होने वाला है। डैरिल की मुसीबतों का असली दौर अब शुरू होने वाला था। जहाज पर जिन लोगों को कंटेनर के अंदर कैद करके रखा गया था वे बुरी तरह डरे हुए थे। उनमें से एक आदमी लगातार दरवाजा पीट रहा था
और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अंजाम बेहद खतरनाक हुआ। कुछ ही देर बाद कई गार्डों ने दरवाजा खोला और अंदर घुसकर उस आदमी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। डेरिल और उसके साथ मौजूद सफेद दाढ़ी वाले आदमी ने यह सब अपनी आंखों से देखा। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। कुछ देर तक खींचतान करने के बाद गार्ड उस आदमी को घसीटते हुए उस जगह ले गए जहां कई वॉकर लोहे के पिंजरों में बंद थे। यह देखकर डेरिल ने सफेद दाढ़ी वाले आदमी की तरफ देखा। अब दोनों को समझ आ गया था कि मामला कितना भयानक है। ये लोग इंसानों को जिंदा पकड़कर वॉकरों के सामने डाल रहे थे, यानी इंसानों को ही वॉकरों का खाना बनाया जा रहा था। कुछ देर बाद डेरिल जमीन पर पड़ा हुआ जोर जोर से खांसने लगा, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित हो गया हो। सफेद दाढ़ी वाला आदमी तुरंत खिड़की पीटने लगा और गार्डों को बुलाकर कहने लगा कि डेरिल को बाहर ले जाओ, लेकिन गार्डों ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा एक गार्ड ने डेरिल को जोर से लात मार दी। सफेद दाढ़ी वाला आदमी यह देखकर बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि यह सब पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा था। डेरिल ने जानबूझकर बीमार होने का नाटक किया था ताकि गार्ड उसे बाहर लेकर जाएं। अगर उनका प्लान पकड़ा जाता तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। गार्ड ने देखा कि लात मारने के बाद भी डेरिल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए उसे सच में लगा कि डेरिल बेहोश हो चुका है। गार्ड उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। डेरिल को सीधे वॉकरों के पिंजरे के ऊपर ले जाया गया। गार्डों का इरादा बिल्कुल साफ था, वे उसे भी बाकी लोगों की तरह वॉकरों के सामने फेंकने वाले थे। नीचे दर्जनों वॉकर भूखे होकर हाथ फैला रहे थे। डेरिल ने दांत भींच लिए। उसे पता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो अगले ही पल वह उन वॉकरों के बीच होगा, और फिर उसने अचानक हमला कर दिया। डेरिल ने एक गार्ड को पकड़कर सीधे वॉकरों के पिंजरे में फेंक दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ ही पलों में उसने आखिरी गार्ड को भी काबू कर लिया। इसके बाद डेरिल ने तुरंत अपनी प्यारी जैकेट वापस पहन ली। ये जैकेट उसके लिए बहुत खास थी, क्योंकि जूडिथ ने खुद इसे ठीक किया था। गार्ड के पास से डेरिल को आखिरकार जेल की चाबी भी मिल गई, लेकिन तभी नीचे से तेज कदमों की आवाज आने लगी। कुछ लोग ऊपर की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। डेरिल ने बिना घबराए गलियारे में मौजूद दूसरे कैदियों के दरवाजे खोल दिए। अचानक कई वॉकर बाहर निकल आए। पीछे से आने वाले गार्ड वॉकरों के बीच फंस गए। सफेद दाढ़ी वाला आदमी लगातार डेरिल से जल्दी करने के लिए कह रहा था। अगर सारे गार्ड ऊपर आ जाते तो दोनों के लिए भागना मुश्किल हो जाता। दोनों किसी तरह वहां से भाग निकले। अब उनका एक ही मकसद था, इस जहाज से जिंदा बाहर निकलना। डेरिल ने पहले जहाज का जायजा लिया था, इसलिए वह सफेद दाढ़ी वाले आदमी को लेकर ऊपरी हिस्से में पहुंचा। वहां उन्हें कुछ लाइफ बोट दिखाई दी। डेरिल ने सोचा कि अगर वे किसी तरह लाइफ बोट को नीचे उतार दें तो समुद्र के रास्ते भाग सकते हैं, लेकिन नीचे का पूरा जहाज तब तक अफरा तफरी में बदल चुका था। कई वॉकर आजाद हो चुके थे और गार्ड उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। सफेद दाढ़ी वाले आदमी ने नीचे देखा तो उसके पैर कांपने लगे। उधर लाइफ बोट एक लिफ्ट सिस्टम से ऊपर लटकी हुई थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उसे नीचे कैसे उतारा जाए। तभी सफेद दाढ़ी वाले आदमी को एक कंट्रोल स्विच दिखाई दिया, लेकिन उसकी परेशानी बढ़ गई। उस पर लिखे सारे निर्देश फ्रेंच भाषा में थे। वह एक शब्द भी नहीं समझ पा रहा था। इसी दौरान अचानक एक भयानक घटना हुई। प्रयोग के लिए बांधा गया एक वॉकर अपनी जंजीरों से आजाद हो गया और अगले ही पल वह बेहद तेज गति से बाहर निकल आया। ये कोई सामान्य वॉकर नहीं था। उसकी रफ्तार और ताकत बाकी वॉकरों से कई गुना ज्यादा थी। वह अजीब तरीके से सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ सीधे दोनों की तरफ आने लगा। सफेद दाढ़ी वाले आदमी ने ऐसा वॉकर पहले कभी नहीं देखा था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह खतरनाक वॉकर उस पर झपट पड़ा। उसी वक्त सफेद दाढ़ी वाले आदमी का हाथ गलती से लिफ्ट के स्विच पर पड़ गया और लाइफ बोट अचानक नीचे गिर गई। लेकिन अब डेरिल को लाइफ बोट की कोई परवाह नहीं थी। उसके सामने खड़ा वॉकर साफ तौर पर म्यूटेट हो चुका था। उसकी ताकत और गति सामान्य वॉकरों जैसी बिल्कुल नहीं थी। सफेद दाढ़ी वाला आदमी उसके हमले से बच नहीं पाया। कुछ ही पलों में वह वॉकर का शिकार बन गया। डेरिल ने यह सब अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। उसे एक लोहे का औजार दिखाई दिया। जैसे ही म्यूटेटेड वॉकर दोबारा उसकी तरफ झपटा, डेरिल ने पूरी ताकत से वह औजार उसके ऊपर दे मारा, लेकिन वॉकर पर इसका लगभग कोई असर ही नहीं हुआ। वह कुछ पल के लिए भी नहीं रुका, बल्कि पहले से ज्यादा तेजी से डेरिल की तरफ बढ़ने लगा। डेरिल समझ गया कि इस राक्षस से सीधे भिड़ना बेवकूफी होगी। उसने बस एक बात सोची, यह चीज मेरे बस की नहीं है, और अगले ही पल डेरिल ने बिना देर किए छलांग लगा दी।